हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रुद्रा एकेडमी। मेरा नाम शशिकांत चौहान है और हम देख लेते हैं कि हम आज पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का ये नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और सोर्सेस, अर्थात कि कहाँ कहाँ से लिया गया है और यह हमें किसके किसके लिए पर्याप्त होगा। तो यह यूपीएसआई, यूपीपीएससी, पीएससी, एसएससी, सीजीएल, एनडीए, यूपीपी, कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे भी इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन ज्योग्राफी का और जीएस फाउंडेशन कोर्स का जहाँ भी वाइसफोरा होता है, इंडियन पॉलिटी का, संविधान का जो भी होता है, सब जगह ये पर्याप्त होता है, पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। हम देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हम बढ़ते हैं। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम कुछ पॉइंट को देखते चलेंगे। तो जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के इतिहास के बाद यह शुरू होता है और भारतीय संविधान बनने की यह प्रक्रिया को क्या करता है, दर्शाता है। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के सदस्यों में, जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्हीं में से ये भी सदस्य चुने गए जिनको मिलाकर समितियां बनी, तथा जो प्रमुख कार्य किसमें, भारतीय संविधान को मेकिंग करने में की क्या प्रमुख भूमिका रही। तो इसमें एक जो समिति है जिसको संविधान सभा में अदालत के संविधान बनाने में ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उसका नाम है प्रारूप समिति, जिसमें कितने सदस्य, 7 सदस्य थे। वहीं इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन 29 अगस्त को हुआ था 1947 को, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसी कारण भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने का जनक माना जाता है, संविधान मेकिंग का जनक माना जाता है, मेकिंग फादर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और इसकी रिपोर्ट फरवरी 1948 में क्या की गई थी, सौंपी गई थी। इसके अन्य सदस्य थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, टीपी खेतान। 1948 में मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचारी बन गए, कन्हैयालाल, मणिकलाल मुंशी, और वहीं एन माधवन जो बीएल मित्र के स्थान पर आए थे, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला के क्या थे, सदस्य थे इसके प्रारूप समिति के। हम सभी समितियाँ और उसके जो अध्यक्ष थे सभी को हम देखेंगे। जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेन भूमिका रही, इसकी रही प्रारूप समिति की रही, इसलिए हमने इसको पल रखा है। तो ये उसके सदस्य का स्ट्रक्चर है, अर्थात पिक्चर है, जिसमें भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। तो प्रमुख समितियाँ, उनके अध्यक्ष देख लेते हैं, और जैसे जैसे उनका दिखाया जाएगा उनका पिक्चर भी दिखाया जाएगा। एक साइड जो होगी, इधर होगी समितियाँ और इधर होगा अध्यक्ष। तो जो संघ अधिकार समिति है, और संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, उद्देश्य प्रस्ताव समिति, राज्य समिति, इन सबके जो अध्यक्ष थे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे सबके। चाहे वो संघ समिति हो, संघ अधिकार समिति हो, संघ शक्ति समिति हो, संघ संविधान समिति हो, उद्देश्य प्रस्ताव समिति हो या कौन हो, राज्य समिति हो। ठीक, तो इन पांचों के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या है, इमेज है। तो फिर से इसको देख लेते हैं कि किसके किसके अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ अधिकार समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, उद्देश्य प्रस्ताव समिति और राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखते हैं। वहीं नियम समिति जो है, नियम समिति और संचालन समिति, इन दोनों के जो अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे जो प्रथम प्रेसिडेंट बने इंडिया के, वही हैं। तो नियम समिति और संचालन समिति के जो
अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या है? इमेज है। आगे चलते हैं। परामर्शदात्री समिति, प्रांतीय समिति, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति, इन चारों के जो अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या है? इमेज है। कौन? परामर्शदात्री समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, इन सबके जो अध्यक्ष हैं कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। वहीं संविधान सभा के सलाहकार जो समिति के अध्यक्ष कौन थे? BN राव थे, और BN राव का इमेज दिखाया गया है। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? BN राव थे। वहीं नीति निदेशक तत्व समिति के कौन थे? सर तेज बहादुर सप्रू। और झंडा समिति के कौन थे? JB कृपलानी। ठीक, JB कृपलानी थे। चलिए हम इनको फिर से देख लेते हैं एक बार। तो संघ अधिकार समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, उद्देश्य प्रस्ताव समिति, ठीक है, और राज्य समिति, इन सबके जो अध्यक्ष हैं कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं नियम समिति और संचालन समिति, नियम समिति और संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। परामर्शदात्री समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, इन सबके अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? BN राव थे। नीति निदेशक तत्व के समिति के अध्यक्ष कौन थे? सर तेज बहादुर सप्रू थे। वहीं झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। नीति निदेशक तत्व समिति के जो अध्यक्ष थे सर तेज बहादुर सप्रू थे। संविधान सभा के सलाहकार समिति कौन थे? BN राव थे। भारतीय संविधान का भाग 22 क्या कहता है? तो ये बताता है कि जब हमारा संविधान क्या हुआ, बन के तैयार हुआ, तो उसमें उस समय अनुच्छेद 393 क्या बताता है? आर्टिकल 393 बताता है कि इस पुस्तक का नाम क्या होगा? भारतीय संविधान होगा। और अनुच्छेद 394 बताता है कि 26 जनवरी 1950 को यह क्या पुस्तक क्या होगी? लागू होगी। और उसमें जो शुरू में सबसे पहले जब बुक का निर्माण हुआ था, तो उसके शुरू में कौन कौन से आर्टिकल क्या किए गए थे? लागू किए गए थे। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये सभी अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे। परंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 के तहत अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 अर्थात अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंगीकृत अधिनियमित करते ही प्रभावित हो जाएंगे। शेष अन्य प्रबंध 26 जनवरी और जो अन्य आर्टिकल होंगे वो कब से? 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे। ये इसमें बताया गया था। अनुच्छेद 394 क्या बताता है? अनुच्छेद 394 ये बताता है कि राष्ट्रपति जो संविधान होगा उसका क्या करेंगे? राष्ट्रपति जो होंगे संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद करेंगे। और इसमें बताया गया कि जो इसका शब्दावली होगी और जो क्या होगा मुख्य भाषा होगा, संविधान किस भाषा पे प्रेशर देगा? तो वो हिंदी भाषा पे प्रेशर देगा। 394 ये बताता है। यही है राष्ट्रपति संविधान के हिंदी भाषा के अनुवाद को जिस पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे ऐसे उपअंतरों के साथ थे जो उसे केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी भाषा के अधिकृत पाठों में अपनाई गई भाषा शैली शब्दावली के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक है। और ऐसे प्रशासन के पूर्व किए गए इस संविधान के ऐसे सभी संशोधनों को उसमें सम्मिलित करते हुए अंग्रेजी भाषा में किए गए प्रत्येक का संशोधन के हिंदी भाषा में अनुवाद अपने प्राधिकार से प्रकाशित करवाएगा। अर्थात कि जो अंग्रेजी भाषा होगी उसको हिंदी भाषा में प्रकाशित करवाएगा। चलिए थोड़ा सा हम इसको भी और समझ लेते हैं कि अब जो बुक लिखी गई थी किस में लिखी गई थी? अंग्रेजी में लिखी गई थी। और जो हिंदी है उसका क्या है? अनुवादित
अनुवादित बुक है। और इसका अनुवाद, जो भी एक वर्ड का अनुवाद किया जाता है या एक किसी वर्ड का जो सही अर्थ बताता है वह सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होता है। किसी वर्ड का सही अर्थ क्या होगा वह सुप्रीम कोर्ट संविधान के वर्ड को क्लियर करता है। कुछ हम नोट देख लेते हैं। तो जो 15 अगस्त 1947 को डे ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है, डे ऑफ डेस्टिनी इसको बोला जाता है 15 अगस्त 1947 को। वहीं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का मुख्य तथ्य इसको ऐतिहासिक बनाना था। जो 26 जनवरी है 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी को ऐतिहासिक इसलिए बनाना था क्योंकि सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को, जो 26 जनवरी थी, 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस रावी नदी के तट पर, ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी को ही रावी नदी के तट पर क्या किया गया था, पहली बार तिरंगा लहरा के मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस। और वहीं मूल अधिकार, जो मूल संविधान है, मूल संविधान में टोटल 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियाँ और कितना 395 अनुच्छेद थे शुरू में। 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद थे। परंतु इसमें क्या क्या धीरे धीरे परिवर्तनशील रहा, जिसमें 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद हैं। आज भी 395 हैं। और जो अलग से आते हैं, मान लीजिए कि 51 के बाद 51 आता है तो उसका सब सेक्शन है। इसको हम ये नहीं कि 52वां गिनेंगे, नंबरिंग के आधार पे तो 52वां होगा, बट अनुच्छेद के आधार पे 51 ही होगा। ठीक, इस कारण आज भी जो मूल संविधान में अनुच्छेद हैं उनकी संख्या 395 ही है। भारतीय संविधान के भाग एवं विषय वस्तु देख लेते हैं। तो भाग एक में क्या बताया गया है, तो भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है और यह अनुच्छेद 1 से लेकर कहाँ तक है, अनुच्छेद 4 तक है। वहीं भाग 2 में नागरिकता है और अनुच्छेद 5 से लेकर कहाँ तक है, 11 तक है। भाग 3 में मूलाधिकार है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। भाग 4 है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात कि DPSP की बात करता है, अनुच्छेद कहाँ से 36 से लेकर 51 तक है। वहीं भाग 4 एक मूल कर्तव्य है जो अनुच्छेद 51(1) में उल्लिखित किया गया है। वहीं भाग 5 है संघ के कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका की बात करता है और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। वहीं भाग 6 जो है, भाग 6 राज्य के कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका की बात करता है और अनुच्छेद कहाँ से है, 152 से लेकर 237 तक है। वहीं भाग 7 जो है पहले अनुसूची के भाग ख के राज्य निश्चित जो अब नहीं है, अमेंडमेंट एक्ट 7 था और अनुच्छेद 238 तक रखा गया था। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से कहाँ तक है, 242 तक है। वहीं भाग 9 पंचायती राज्य व्यवस्था, ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक है। वहीं भाग 9A नगर पालिकाएँ, शहरी स्थानीय प्रशासन, अनुच्छेद 243B से लेकर 243 ZG तक। ये दोनों कुछ याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक भाग 9, भाग 9A, भाग 9B। तो भाग 9 में कौन कौन पूछता है कि भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था जो ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की बात करता है। वहीं भाग 9A नगर पालिका की बात करता है। वहीं भाग 9B सहकारी समिति की बात करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 97 के तहत आया था और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक है। वहीं भाग 10 अनुसूचित जाति, ये भी इम्पोर्टेंट है। भाग 10 जो है अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र की बात करता है और जो अनुच्छेद कहाँ से, अनुच्छेद 244 से लेकर 244A तक है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध को बताता है, जिसमें विधायी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति तथा वित्तीय शक्ति की बात की गई और अनुच्छेद 250 से लेकर 263 तक है। आगे देख लेते हैं भाग 12। तो भाग 12 में भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत वित्त, संपत्ति, संविधान और वाद की बात की गई है। वहीं भाग 13 में जो है भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन, वाणिज्य, पेपर और संगम, अनुच्छेद 3 से लेकर 307 तक है। और भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, लोक सेवाएं, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक हैं। वहीं भाग 14A प्रशासनिक अनिकरण, अनुच्छेद 223A से लेकर
323 ए से लेकर 323 बी तक है। वहीं भाग 15 निर्वाचन आयोग की बात करता है, जो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 ए तक है। वहीं भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध करता है, जिसमें पिछड़ा वर्ग, एंग्लो इंडियन समुदाय तथा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की बात करता है, और अनुच्छेद 330 से लेकर 342 ए तक है। भाग 17 में राज्य भाषा संघ और प्रादेशिक जो स्टेट हैं उनकी भाषाएं अनुच्छेद 243 से 351 तक की बात करता है। वहीं भाग 18 आपातकालीन उपबंध करता है, जिसमें अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक की बात करता है। भाग 19 विविध प्रावधान, जिसमें अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक। वहीं भाग 20 संविधान संशोधन की बात करता है, जो अनुच्छेद 368 की बात करता है। वहीं भाग 21 अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध की बात करता है, जिसमें अनुच्छेद 369 से लेकर 392। वहीं भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ की बात करता है, अनुच्छेद 393 से लेकर 395 की बात करता है। चलिए हम इसको फिर से रिविजन कर लेते हैं एक बार। भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मूलाधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 मूल कर्तव्य। भाग 5 संघ के कार्यपालिका विधायिका एवं न्यायपालिका। भाग 6 राज्य के कार्यपालिका विधायिका एवं न्यायपालिका। भाग 7 पहले अनुसूची के भाग ख के राज्य निश्चित। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 पंचायती राज्य व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय प्रशासन। भाग 9A नगर पालिकाएँ शहरी स्थानीय प्रशासन। भाग 9B सहकारी समितियाँ। भाग 10 अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, जिसमें विधायी शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियों की बात की गई है। भाग 12 भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत वित्त संपत्ति संविधान और वाद। भाग 13 भारत के राज्य के अंतर्गत अध्ययन अध्यापक वाणिज्य पेपर और संगम। वहीं भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं लोक सेवाएं राज्य सेवाएं, जिसमें लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग की बात की गई है। वहीं भाग 14 प्रशासनिक अनिकरण की बात की गई है। भाग 15 निर्वाचन आयोग की बात की गई है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध किया गया, जिसमें ओबीसी, एंग्लो इंडियन, SC ST की बात की गई है। वहीं भाग 17 में राजभाषा संघ और प्रादेशिक भाषाओं की बात की गई है। भाग 18 आपातकालीन उपबंध किया गया है। भाग 19 विविध प्रावधानों की बात की गई है। भाग 20 संविधान संशोधन की बात की गई है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की बात की गई है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ और विषय वस्तु देख लेते हैं। तो टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें पहले जो कितनी थी, जो पहले 8 थी, पहले 8 अनुसूचियाँ थीं, और आपका 1951 के बाद में 4 और जोड़ दी गई। तो प्रथम अनुसूची में कौन कौन आता है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकार आते हैं। वहीं द्वितीय अनुसूची में कौन कौन आता है? द्वितीय अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, CAG, जिसमें कैग की बात की गई है, के वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकार की बात करता है। कौन? द्वितीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, सांसद हैं, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एंड कैग हैं, उनके शपथ एवं प्रतिज्ञान की बात करता है तृतीय अनुसूची। चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करता है। वहीं पांचवी जो अनुसूची है वो अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति और प्रशासन एवं नियंत्रण की बात करता है। वहीं छठवीं अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। कहाँ? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का क्या प्रशासन की बात करता है। सातवीं अनुसूची है क्या करता है? वो शक्तियों का बंटवारा करता है। इनकी राज्य शक्ति, केंद्र शक्ति अर्थात की यूनियन, संघ की, और समवर्ती सूची। ठीक है। राज्य लिस्ट में जो विषय होंगे उस पर राज्य कानून बनाएगा। संघ विषय में जो होंगे उस पर संघ कानून बनाएगा, और जो समवर्ती पे होंगे वो दोनों बनाएंगे। यदि दोनों के बीच, राज्य और संघ के बीच विवाद होता है तो संघ क्या होगा? प्रभारी होता है, कि संघ को मान्यता दी जाती है।
वहीं 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं हैं भारत में उनकी मान्यता की बात करता है। वहीं 9वीं अनुसूची पहला संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया था, कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन करता है। वहीं 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 19 दल बदल विरोधी कानून की बात करता है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून की बात करता है, अर्थात कि ऐसे नेता और ऐसे जो क्या करते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए हमेशा पार्टी बदलते रहते हैं, उनके लिए ये क्या करता है, कानून बनाता है, अर्थात कि उनके ऊपर रेगुलेट करता है। वहीं 11वीं अनुसूची जो है 13वां संशोधन अधिनियम 1992 पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व की बात करता है। ये इम्पोर्टेंट है। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व की बात करता है। वहीं 12वीं अनुसूची जो है 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और क्या उत्तरदायित्व की बात करता है। भारतीय संविधान के स्रोत, तो भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं इनको देख लेते हैं। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या किया लिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फिर उसकी निष्पक्षता, क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता लिया गया यूएसए से। वहीं उपराष्ट्रपति का पद और राज्यसभा के सभापति का पद, उपराष्ट्रपति का पद और राज्यसभा के सभापति का पद, मूलाधिकार, लिखित संविधान की प्रस्तावना, विधियों का समान संरक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात की न्यायिक समीक्षा, संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया, ये सब कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए अर्थात कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसे देख लेते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा के सभापति का पद, मूलाधिकार, लिखित संविधान की प्रस्तावना, विधियों का समान संरक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा, संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कैसे लगेगा, ये सब कहाँ लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। वहीं ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। तो ब्रिटेन में से डीपीएसपी अर्थात के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया और वो प्रक्रिया कैसी है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमण मत प्रणाली के नाम से जानते हैं। और क्या लिया गया था, राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशिष्ट योगदान वालों का उन्नयन करना। वहीं संसदीय पद्धति के शीर्ष पर निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, जो राष्ट्रपति होगा क्या होगा, प्रमुख होगा। कोई बात कर रहा है, कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है संघीय शासन व्यवस्था, भारतीय संघ के यूनियन का नाम अर्थात कि यूनियन ऑफ इंडिया, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होंगी। ये कहाँ से लिया गया, सब कनाडा से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, तो जब दक्षिणी अफ्रीका की बात कर लेते हैं तो यहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसे हम आर्टिकल 368 के तहत जानते हैं, तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अर्थात कि आर्टिकल 21, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, राइट टू लाइफ, राइट टू स्लीप, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, जो 31 के तहत अलग से 21 ए के तहत अलग से दे दिया गया था। ठीक है, स्वच्छ नींद लेने का अधिकार, स्वच्छ खाना खाने का अधिकार, स्वच्छ पानी पीने का, स्वच्छ ज़िंदगी जीने का अधिकार, ठीक है, स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार, सब किस में आता है, आर्टिकल 21 में आता है। और यह जापान के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से अर्थात जापान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया जो है समवर्ती सूची अर्थात की जो 7वीं अनुसूची का जो थर्ड लिस्ट है अर्थात की राज्य लिस्ट, कौन सा, यहाँ से जो राज्य लिस्ट है, संघ लिस्ट है, और जो तीसरी सूची थी समवर्ती सूची, वो कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वहीं फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लिया गया है। गणतंत्रात्मक देख लेते हैं, गणतंत्रात्मक होता क्या है, तो गणतंत्रात्मक होता है कि गणतंत्रात्मक का मतलब होता है कि राष्ट्र का प्रमुख जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति अर्थात कि राष्ट्र का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, जो नकारात्मक होता है भारत में। इसकी कहाँ बात करें, इंडिया में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट चुना जाता है। वहीं सरकार का जो प्रमुख होता है सकारात्मक होता है, सकारात्मक का मतलब ये डायरेक्ट चुना जाता है, डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है, अर्थात कि जनता का पूरा जो कार्यभार अर्थात कि जो भी उनके डेवलपमेंट आदि का जो भी कार्य करता है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, ना कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक इनडायरेक्ट पर्सन होता है जो राष्ट्र की भूमिका निभाता है, अर्थात कि किसी भी अन्य कंट्री में यदि कोई डील
होती है तो यह राष्ट्रपति के नाम पे की जाती है, ना कि प्रधानमंत्री के नाम पे। ठीक, तो वही बता रहा है कि जो राष्ट्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है, वहीं सरकार का जो प्रमुख होता है कौन सा होता है, प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रपति नकारात्मक होता है भारत में, और प्रधानमंत्री सकारात्मक होता है। ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक शासन है, वहीं अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन है, और श्रीलंका में और अध्यक्षात्मक शासन है। तो ब्रिटेन में कैसा शासन है, राजतंत्रात्मक, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन, और श्रीलंका में अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक, चलिए हम आगे देख लेते हैं कि और कौन कौन सा स्रोत लिया गया है, सोर्स। तो जर्मनी से आपातकालीन शक्तियाँ ली गई हैं। ठीक, और वहीं सोवियत संघ कौन सा 352 से लेकर 360 तक, 52 से अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक ठीक है, जर्मनी से लिया गया है। वहीं सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य आधार की 51A, 51A की बात कर रहा है। कहाँ लिया गया, सोवियत संघ से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जो भारतीय संविधान का लगभग 213 अनुच्छेद डायरेक्ट उठाए गए हैं। कहाँ से, भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग, मतलब कि पूरा 213 जो अनुच्छेद हैं डायरेक्ट इसी से उठा लिए गए हैं। कहाँ से, भारत शासन अधिनियम से, 35 के अधिनियम से डायरेक्ट उठा लिए गए हैं। संविधान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूरे वर्ड से हुई है। इसी अर्थात कि कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड कब कहाँ से बना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूरे से बना है, जिसका अर्थ होता है राज्य को शासित करने वाले सिद्धांत ही परिधि में आते हैं। संविधान देश का सर्वोच्च विधि माना जाता है। के ऊपर ना कोई शक्ति है, ना कोई सत्ता है, ना कोई सरकार है। संविधान में जो सरकार होती है संविधान से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, और संविधान के मर्यादाओं में ही रहकर अपने कर्तव्यों और दायित्वों का कहते निर्वहन करते हैं। अर्थात संविधान किसी देश का वो मौलिक दस्तावेज है जो राष्ट्र के विकास में बनाई गई विधियों को आधार प्रदान करता है। भारतीय संविधान की विशेषताएं देख लेते हैं। तो जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, विश्व का सबसे क्या है, प्रथम नहीं है, बड़ा बड़ा लिखित संविधान है। ऐसा है, लिखित संविधान है, एकमात्र शक्ति का स्रोत है जो राज्य तथा संघ दोनों को शासित क्या करता है, एक साथ शासित करता है। और नागरिकों के समग्र विकास के लिए मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था, जन्म से कानून की नागरिकता, जिसमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार आदि शामिल है। वहीं लिखित और परिभाषित संविधान है, उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विभिन्न सेवाओं की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य सेवा आयोग, इसके साथ एसएससी और आदि जैसे संगठनों का क्या करता है, गठन करता है। इसका कार्यपालिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 50 में यह दिया गया है। एंड इसका मताधिकार के आधार पर भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने का भी प्रावधान यह करता है। यह कठोर के साथ साथ कैसा है, लचीला है, अर्थात कि ना तो ज़्यादा कठोर ना तो ज़्यादा कमज़ोर है। यह कैसा है, एक लचीला है, अर्थात कि जैसा स्वरूप इसको दिया जाएगा उसमें चलने का प्रयास करता है, और यदि कोई से विरोध होता है तो इसको हटाया भी जा सकता है। भारत का संविधान हिंदी में हिंदू को राजभाषा घोषित करता है तथा भारत को भाषण रूप में हिंदी को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास करता है। इसमें करता है ये नहीं कि मतलब कि भारत की जो राजभाषा हिंदी है तो उसको हिंदी को राजभाषा घोषित करने का प्रयास करता है बस। भारत का संविधान भारत के प्राचीन इतिहास में व्याप्त रूढ़ियों के उन्मूलन को क्या करता है, करने का, उन्मूलन को हटाने का भी प्रयास करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।